अगर आपको 12th के टॉपिक्स में ऐसा कोई टॉपिक जहां पे आपको काफी चैलेंज फेस हो रहा है, जहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें आइडिया लगे कि किन टॉपिक्स की डिमांड ज्यादा है, जिससे हम ये डिसाइड कर पाएं कि किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनाना है और किस पर नहीं बनाना है। हेलो एवरीवन, कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज में आज से मैं 12th क्लास के भी टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। और पता है इसके पीछे रीजन क्या है? दो रीजन है। पहला रीजन, काफी लंबे समय से स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि प्लीज सर 11th के साथ साथ पैरेलली आप 12th के टॉपिक्स को भी कवर करें, क्योंकि हमारे एग्जाम्स की डेट काफी क्लोज आ चुकी है। क्यों ना मैं यहां पर कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज भी पैरेलली कवर अप करूं। तो इसी सीरीज में आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द थिन वायर। आई नो जिन स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर पढ़ा होगा वो इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे, और अगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं है तो मैं अभी कहूंगा कि आप इस वीडियो को लीव करके चले जाएं। ये वीडियो स्पेसिफिक उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अगर सर पढ़ चुके हैं तो फिर हमारे लिए क्यों है? क्योंकि मैं यहां पर आज के इस वीडियो में इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आपको डिफरेंट, या आप कह सकते हैं यूनिक अप्रोचेस बताने वाला हूं। मतलब मैं आपको यहां पर यह बताने वाला हूं कि एक थिन वायर की वजह से जब हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें एक सिमिलरिटी होती है। मतलब एक थिन वायर की वजह से और एक सर्कुलर आर्क की वजह से किसी गिवन पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू सेम आती है। बस इतनी हेडलाइन याद रखिएगा। वो आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में चर्चा मैं आज की क्लास में करूंगा। मतलब अगर आपको इसका ट्रेडिशनल मेथड पता है तो ये आपके लिए वीडियो है, अदरवाइज यू कैन लीव दिस वीडियो। क्लियर है बात? तो चलिए स्टार्ट करें फिर। ओके, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम उसी स्टैंडर्ड अप्रोच से फॉलो करेंगे जो कि हमें आता है। यहां पर क्या है, आपके सामने एक थिन वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा आपको लैम्डा दी हुई है। कितनी दी हुई है? लैम्डा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। देयर इज अ पॉइंट P। पॉइंट P का इस वायर से जो डिस्टेंस दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हमें क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है। और पॉइंट P से जब इस वायर के दो एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो वो इस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो 53 डिग्री है और ये 37 डिग्री है। मुझे उम्मीद है यार ये सवाल तुम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। मुद्दा क्या है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि यार ये बताइए कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। कैसे सॉल्व करते हैं? हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक वायर के परपेंडिकुलर और दूसरा वायर के पैरेलल। यस और नो? तो जल्दी से फटाफट उस मेथड से पहले आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको नया मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर ये कहेंगे कि वो कंपोनेंट जिस वायर के परपेंडिकुलर होगा उसको मैं ई परपेंडिकुलर बोलता हूं। इस ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लिखेंगे? के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा। ये वाला एंगल आपका अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है। साइन अल्फा मतलब साइन 53, यस और नो, प्लस साइन बीटा, एंड द साइन बीटा इज 37। ये आएगा। यहां पे साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 4/5, और साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। तो यहां से सॉल्व करने पर ये वाला कंपोनेंट आपके सामने आ जाएगा के लैम्डा बाय आर, और ये आ गया आपके सामने 7/5। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट निकाला है अभी तुमने। दिस इज नॉट द नेट फील्ड, मालूम है ना? दो कंपोनेंट आएंगे, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या लिखोगे? ई पैरेलल। बताओ भाई, फॉर्मूला सभी को याद होगा। ई पैरेलल की वैल्यू क्या लिखोगे? के लैम्डा बाय आर cos बीटा, दिस इज 37 डिग्री, माइनस cos अल्फा, एंड दिस इज 53 डिग्री। यही आएगा ना बेटा? तो यहां पर इस वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा? के लैम्डा बाय आर cos 37, cos 37 इज 4/5 एंड द cos 53 इज 3/5। तो यहां से सॉल्व करने पर ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है बेटा? के लैम्डा डिवाइडेड बाय 5r। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये पैरेलल कंपोनेंट। अगर हमसे नेट फील्ड पूछा गया पॉइंट P पर तो वो क्या लिखेंगे? इन दोनों का रिजल्टेंट। यस और नो? इन दोनों का रिजल्टेंट लिखना है तो आप यहां पे लिखेंगे के लैम्डा डिवाइडेड बाय 5r का होल स्क्वायर प्लस 7k लैम्डा डिवाइडेड बाय 5r का होल स्क्वायर।
अगर ये सब आप कर चुके हैं तो स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं जो आपको शायद ना पता हो। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करिए, कैलकुलेशन करने पर k लैम्डा डिवाइडेड बाय 5r और स्क्वायर रूट में आप यहां लिखेंगे 1 + 7 का स्क्वायर दैट इज 49, यस और नो। तो ये हो गया आपके पास √50 5√2, तो ये कैलकुलेट करने पर 5 से 5 कैंसिल आउट, √2 k लैम्डा बाय r, ये वैल्यू निकल करके आ रही है, चेक कर लीजिए, ठीक है। आई होप कि ये तो सभी को पता ही होगा। अगर मैं डायरेक्शन पूछता तो आप कहते भैया नेट फील्ड इस डायरेक्शन में है, और मान लीजिए नेट फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, तो मैं tan थीटा की वैल्यू भी लिख सकता था। tan थीटा बराबर आप क्या लिखते, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि tan थीटा बराबर E पैरेलल डिवाइडेड बाय द E परपेंडिकुलर, यस और नो। E पैरेलल कंपोनेंट कहां है आपके पास, ये रहा k लैम्डा बाय 5r, और ये रहा E परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अगर आप डिवाइड कर देते तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 1/7। ठीक है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है ना। आपको यहां पॉइंट P पर फील्ड और उसका डायरेक्शन निकालने के लिए आपको दो कंपोनेंट निकालने पड़ रहे हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर, फिर उसके बाद उसका रिजल्टेंट लेना पड़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं एक शॉर्ट ट्रिक, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले मैं वो ट्रिक आपको बताऊंगा और बाद में उसका मैथमेटिकल प्रूफ दूंगा। आप क्या करिए, सुनिएगा ध्यान से, कलर चेंज करूंगा। हाँ, पॉइंट P को सेंटर मानते हुए और R रेडियस का एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करिए। वो सर्कुलर आर्क इस तरीके से ड्रॉ करना है कि उसके एंड पॉइंट्स इन दो लाइंस के बीच में होने चाहिए, मतलब वो आर्क आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, लाइक दिस। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, क्या बोला मैंने, पॉइंट P को सेंटर मानते हुए R रेडियस का सर्कुलर आर्क ड्रॉ करिए, सो दैट कि वायर जो है ना वो इस गिवन पॉइंट पर क्या हो जाए, इसके लिए टेंजेंट हो जाए। पता है इंटरेस्टिंग बात, इस आर्क की वजह से पॉइंट P पर जो भी फील्ड आएगा ना वही इस वायर की वजह से फील्ड होगा। आप चेक कर लीजिए, आर्क की वजह से तो फॉर्मूला याद होगा ना आपको। एक बात बताना, ये आर्क यहां पे टोटल एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, टोटल एंगल मेरे हिसाब से सबटेंड कर रहा है 53 + 37, दिस इज 90 डिग्री। और आर्क की वजह से नेट फील्ड बताओ क्या होता था, पढ़ चुके हो तुम लोग, 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा बाई 2। वहां पे थीटा क्या होता था, आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता था, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है दिस इज 90/2, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 45, यस और नो। और साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2, तो इस वैल्यू को जरा चेक करिए, ये कितना आ गया, √2k लैम्डा बाय r। बताइए, चेक करिए, यही आंसर तो आया था आपका। जब आपने इतनी मेहनत की, दो कंपोनेंट्स निकाले, उनका रिजल्टेंट निकाला, तो यही तो आ रहा था, यस और नो। तो आज के बाद याद रखिएगा, एक वायर को, इफ यू हैव अ थिन वायर, तो उस वायर को रिप्लेस किया जा सकता है एक आर्क से, और आर्क की वजह से फील्ड निकालना बहुत आसान है, उसकी वजह से डायरेक्शन निकालना भी बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी वजह से यहां पे जो भी डायरेक्शन आएगा वो इसके एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, यस और नो। एंगल बाइसेक्टर मतलब आपको समझ में आ रहा है 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली इसके साथ जो एंगल बना रहा होगा इस लाइन के साथ, वो कितना बना रहा होगा, 45 डिग्री बना रहा होगा। 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, ये टोटल एंगल 53 है, वो 45 हो गया, तो 53 - 45 मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल जो बन रहा होगा वो 8 डिग्री बनना होगा। लेकिन ये आर्क ड्रॉ कैसे करना है, सुन लेना। जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वो सेंटर होगा, क्लियर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका रेडियस होगा, और जब आप आर्क ड्रॉ करें तो ऐसा नहीं है आर्क पूरा ड्रॉ कर दिया, आर्क कहां तक ड्रॉ करना है, आर्क को ड्रॉ करते समय इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वायर के, उस लाइन को ज्वाइन करना चाहिए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ आया आपको। अभी और भी मैं आपको यहां पे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले मुद्दे की बात, एक सवाल जो आपके जहन में चल रहा होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, सर ने यहां पर ये डायरेक्ट बता तो दिया लेकिन इसका यहां पे कोई प्रूफ नहीं दिया, तो प्रूफ अभी देते हैं भाई, थोड़ा सा सब्र रखिए, प्रूफ भी मिलेगा, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। इसी के लिए तो ये चैनल अपने आप में फेमस है भाई। लेट्स सी, देखिएगा मैं आपको प्रूफ करूंगा। हाँ देखो यार, ये तुम्हारे पास वायर था, ठीक, और मान लीजिए पॉइंट P था जो कि यहां से r डिस्टेंस की दूरी पे था। मैं यहां पर
यहां से y डिस्टेंस ऊपर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं dy। मैं एक छोटे से एलिमेंट की वजह से, आपको याद होगा जब आप वायर की वजह से प्रूफ करते हैं ना तो इसी तरीके से कर रहे होते हैं। इस पॉइंट पर अगर मैं पूछूं फील्ड बताओ क्या होगा, और मान लेते हैं कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना, ये यहां से थीटा एंगल पर है, और ये जो एंगल है ना ये कितना है आपका डी थीटा है। ये लेंथ है dy, तो तुम्हें ये तो समझ में आ रहा होगा इस पे जो चार्ज होगा वो अगर dq है तो dq की वैल्यू मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू dy। इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज ये लिख सकता हूं ना भाई। तो देखो ये तो पॉइंट चार्ज हो गया, और पॉइंट चार्ज की वजह से अगर तुम यहां पे फील्ड लिखना चाहोगे तो सपोज उस फील्ड को मैं dE बोलता हूं, तो dE की वैल्यू क्या लिखोगे k इंटू dq, और dq की वैल्यू क्या लिखोगे लैम्डा इंटू dy डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, ये r है ये थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा r बाय cos थीटा। चेक करो भैया कैलकुलेशन, ठीक। तो k लैम्डा dy डिवाइडेड बाय r बाय cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। यहां से मैं आपसे ये कहूंगा कि यार इस dy को थीटा के टर्म्स में लिख लो। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि देखो यार y भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है, तो मैंने कहा कि यार dy को थीटा के टर्म्स में लिखते हैं। ये कैसे लिखोगे देखो ध्यान से, एक बात बताना, इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, फटाफट बताओ। tan थीटा की वैल्यू लिखोगे बेटा y डिवाइडेड बाय r, यस और नो। यहां से तुम्हारे पास y की वैल्यू आ गई r tan थीटा, इसको dy बाई डी थीटा, इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी थीटा, समझ आ रहा है भाई, फोकस, डिफरेंशिएट किया है भाई। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा r, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। देखते जाइएगा, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या चल रहा है, किस दुनिया में चल रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद आपको वाकई में बहुत आनंद आने वाला है। यहां से बताओ dy की वैल्यू क्या लिखने वाले हो भाई, dy की वैल्यू आ जाएगी r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब मैं आपसे कहूंगा इस dy की वैल्यू को यहां पुट करो। जब तुम इस dy की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो चेक करना कैसे लिखोगे, k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर, ये ऊपर चला गया था बेटा cos स्क्वायर थीटा, और dy की वैल्यू कितनी है, dy की वैल्यू है r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। एक r से r कैंसिल आउट हो जाता है बेटा। जरा ऑब्जर्व करना, cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, क्या ये वैल्यू पूरी 1 बन जाएगी? तो सिंपली ये वाला टर्म आपके सामने क्या आ रहा है, k लैम्डा बाय r इंटू डी थीटा। पहले ये चेक करो क्या ये सभी का आ रहा है। ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया था ना उसकी वजह से मैंने यहाँ पे फील्ड लिखा है। अब देखना यहां पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट, हाँ कलर चेंज करते हैं, यस ये मैंने यहां पे जो आर्क बनाया वो आर्क इस तरीके से बनाया था, आपको याद होगा। यहां पर इस एलिमेंट की वजह से जो फील्ड होगा ना एग्जैक्टली वही फील्ड इस आर्क के इस एलिमेंट की वजह से होगा। जरा आप ऑब्जर्व करिए, आर्क का ये वाला जो एलिमेंट है, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये डी थीटा कर रहा है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके करस्पॉन्डिंग ये बताओ ये कितना फील्ड यहां पे बनाएगा, तो तुम कहोगे कि देखो यार ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी r इंटू डी थीटा। सहमत हो? अगर ये r डी थीटा, तो अगर मैं सेम लैम्डा का ये चार्ज कंसिडर करता हूं तो इस वाले पर जो चार्ज होगा क्या मैं उसे इस तरीके से लिख सकता हूं लैम्डा इंटू r डी थीटा। यस और नो, चेक करिए फटाफट। तो देखो यार इस r की वजह से अगर यहां पे तुम फील्ड लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखोगे, k dq की वैल्यू क्या लिखोगे, ये dq लिखा हुआ है लैम्डा इंटू लेंथ r डी थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r से r कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया k लैम्डा बाय r इंटू थीटा। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन जस्ट चेक इट, सेम आ रहा है ना। तो मैंने यहां पे तुम्हें ये प्रूव कर दिया कि इस लीनियर चार्ज का ये एलिमेंट जितना यहां पर फील्ड क्रिएट करेगा एग्जैक्टली उतना ही फील्ड इस आर्क का ये वाला एलिमेंट करेगा। मैंने किसी जनरल थीटा के लिए प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ऐसा हर थीटा के लिए होगा। मैं यहां पर फॉर एग्जांपल एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं जितना इस एलिमेंट का फील्ड इस पॉइंट पर क्रिएट होगा एग्जैक्टली उतना ही फील्ड इस आर्क के इस एलिमेंट का होगा। आया समझ में प्रूफ?
कुछ चमका भाई, सहमत हो? तो इसका मतलब आज के बाद इस थिन वायर को क्या इस तरीके से आर्क से रिप्लेस किया जा सकता है? किया जा सकता है। और पता है ये मेथड कब यूजफुल रहता है? जब आपसे नेट फील्ड पूछा जा रहा है या नेट फील्ड का एंगल पूछा जा रहा है, या आपके सामने इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस हैं जहां पे कॉम्बिनेशंस ऑफ आर्क और वायर दिया हुआ है, तो आप सोचिए कि एक वायर को जब आप आर्क से रिप्लेस कर देंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। समझ आया? देखिएगा आगे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूं। जैसे कि अभी आप लोगों ने जब प्रूफ किया था, ये एंगल अल्फा था, ये एंगल बीटा था, और आपने इस तरीके से आर्क बना दिया था भाई, हाँ या ना? अब मैं अगर आपसे कहूं यार, अगर आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हो? एक ऐसा वायर जिसके एंड पॉइंट्स काफी दूर है विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट पी, यस और नो? तो एक बात बताओ मुझे, अगर ये इनफाइनाइट वायर की बात करें तो इनफाइनाइट वायर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको समझ आ रहा है? ये वाला पॉइंट बहुत दूर है तो ये वाली लाइन इस तरीके से करते जाएंगे, और अगर मैंने इनफाइनाइट बोल दिया तो इसका मतलब है ये वाली लाइन इस पॉइंट से कहां पे मिलेगी? इंफिनिटी पे जाकर के। तो आपको पता होगा कि मैं यहां पर ये बोल सकता हूं उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। और अगर अल्फा की वैल्यू 90 है तो बीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 90। ये बात तो आपको पता ही होगा। तो यहां पर एक इनफाइनाइट वायर के करस्पॉन्डिंग ये वाली जो लाइन है, ये मैं इस तरीके से बनाऊंगा पैरेलली। अब देखना, मैं आर्क ड्रॉ करने जा रहा हूं। यहां पे जब मैं आर्क ड्रॉ करूंगा तो वो आर्क ऐसे बनेगा बेटा, लाइक दिस। एक इनफाइनाइट वायर इज इक्विवेलेंट टू द सेमी सर्कुलर आर्क। मतलब आज के बाद अगर तुम्हें कोई भी इनफाइनाइट वायर दिखाई दे जाना तो उसे रिप्लेस करके एक सेमी सर्कुलर आर्क बना दो यार। और वैसे भी तुम्हें सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से फील्ड नहीं पता कितना होता था? 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, अल्फा 180 बाय 2 90, दैट इज व्हाट 2k लैम्डा बाय आर। और एक इनफाइनाइट वायर का भी यही फील्ड होता था। तो इस बात को याद रखना, आज के बाद कभी भी इनफाइनाइट वायर दिखाई दे और फील्ड कैलकुलेशन करना हो सो प्लीज बी केयरफुल। एक इनफाइनाइट वायर को रिप्लेस करके एक सेमी सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। सहमत हो? अब सोचो यार, ये तो मैंने इनफाइनाइट वायर के लिए तुम्हारे सामने चर्चा कर दी। क्या हुआ? हाँ, अभी मेरी चर्चा अगर होती एक सेमी इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, मतलब एक वायर ऐसा होता भाई, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है? उसका दूसरा एंड पॉइंट तो बहुत दूर है और हम यहां पर हैं। तो बताना इसको किससे रिप्लेस करोगे? सोच के बोलो फटाफट। कर सकते हो यार तुम लोग। इसका देखो एक पॉइंट तो ये रहा और दूसरा पॉइंट कहां पे मिलेगा? इंफिनिटी पर। क्या मैं इस तरीके से बना दूं भाई? एक सेमी इनफाइनाइट वायर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? 1/4, यस और नो? तो बताओ, ये एंगल 90, तो इसकी वजह से नेट फील्ड क्या इस डायरेक्शन में होगा? कितना लिखोगे? 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा, अल्फा इज 90 बाय 2 दैट इज 45। मुझे लगता है आंसर आ चुका है। दिस इज व्हाट √2k लैम्डा बाय आर। आज के बाद एक सेमी इनफाइनाइट वायर दिखाई देना तो उसको आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये आर्क ड्रॉ करना तो आ गया है। अगर आर्क ड्रॉ करना नहीं आया ना तो एक काम करिएगा, वीडियो को एंड होने के बाद ना एक बार खुद से ड्राइंग करके देखिएगा, क्योंकि जब आप खुद से लिखेंगे ना, जब आर्क खुद से ड्रॉ करेंगे और खुद से वैल्यू निकालेंगे तो वो जो कॉन्फिडेंस होगा ना और जो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगा ना, दैट इज एक्सेप्शनल। वो कोई और नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद सीखना होगा। देखना आप क्वेश्चन, इस प्रोफाइल के क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए होंगे। ये स्ट्रेट वायर अप टू द इंफिनिटी, दिस इज द सर्कुलर आर्क, और उसके बाद अगेन दिस इज अ स्ट्रेट वायर। सभी की लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दी हुई है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। आपसे बोला गया है पॉइंट ऊपर फील्ड कैलकुलेट करिए। ट्रेडिशनल मेथड से मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप उस मेथड से खुद सॉल्व करिए, और आप इससे पहले सॉल्व भी कर चुके होंगे। मैं आज जो अभी आपको मेथड बताया ना उससे सॉल्व करने वाला हूं। ये सर्कुलर आर्क है जो कि आर रेडियस का है भाई,
पॉइंट O, दिस इज अ सेंटर, यहां पे हमें फील्ड कैलकुलेट करना है। एक बात बताओ जल्दी से फटाफट, कौन मेरी मदद करने वाला है? मुझे एक बात पता है, जिन्होंने मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुना है ना, वो आंसर निकाल चुके हैं। और अगर तुम आंसर निकाल चुके हो ना, तो एक कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। तो लिखो भाई। देखो, जब तुम लोग रिस्पॉन्स करते हो ना, जब तुम अपने आंसर्स लिखते हो कमेंट बॉक्स में, तो पता है इन सब चीजों से क्या होता है? इन सब चीजों से हमें ये समझ में आता है कि आप लोग वीडियोस को एक तो देख रहे हैं, और आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं ना, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। और इन सब चीजों से जो रिस्पॉन्स आपका मिलता है ना, वो फिर हमें मोटिवेट करता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि देखो यार, आप लोग जो वीडियोस देख रहे होते हो वो अपने हॉस्टल्स या अपने होम टाउन्स में बैठ करके देख रहे होते हो, तो कैमरे में हमें तो आपके रिस्पॉन्स के बारे में पता ही नहीं होता है। तो जब हमें आपके रिस्पॉन्स के बारे में नहीं पता, तो एक टीचर के लिए मोटिवेशन क्या है कि आप उस वीडियो को लाइक करें, आप उस वीडियोस में कमेंट करें। क्योंकि जब आपके लाइक्स और जब कमेंट्स देखते हैं ना, तो दैट इज प्रोपोर्शनल, ये हमें बताता है कि यू आर एप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स। जब आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं या आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो पता है हमें क्या लगता है कि अननेसेसरी हम एफर्ट्स मार रहे हैं, या फिर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आप लोगों के साथ मैच नहीं हो रही। क्योंकि यार यहां कैमरे पर आपके रिस्पॉन्सेस को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। जब हम ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं तो चेहरे को पढ़ के हम बता देते हैं कि किसको समझ में आया, किसको समझ नहीं आया। लेकिन यहां इस कैमरे पर हम तभी समझ सकते हैं जब आपके रिस्पॉन्सेस को देखें। तो जब भी आप वीडियोस को देखें, तो आप अपने फेयर रिव्यूज जरूर दें। इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उस केस में आप अपने फीडबैक्स दें। इससे क्या होगा कि एक टीचर को यह बात समझ में आना शुरू होगी कि जो कैमरे के सामने खड़ा हुआ है ना, कि वो जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है वो उनके स्टूडेंट्स तक पहुंच रहा है, पहली बात तो, और उनको समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने का। अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें यही लगेगा कि हम अननेसेसरी अपने इतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स मार रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस के बाद, लेकिन स्टूडेंट्स को शायद हमारे साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही है। क्यों भाई, आंसर आ गया? जल्दी बताओ आंसर, मुझे पता है, मंत्र मुक्त मत भो, जल्दी से देखो। इसको रिप्लेस करना है, ये लाइन, इस वायर के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दो, ये बन गया आर्क। ठीक, सेमी इनफाइनाइट वायर को हटा के ये बना दिया। इसी तरीके से ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, क्लियर? इसको मानते हुए सेंटर, इसको मानते हुए सेंटर, ये बना दिया आर्क। बन के तैयार हो गया भाई। ये आपके पास एक सर्कुलर आर्क बन के तैयार हो चुका है। ये एंगल है आपके पास कितना बेटा, 270 डिग्री। मैं सीधे सीधे आंसर लिखूंगा। क्या लिखूंगा आंसर? एक ही स्टेप में लिखूंगा, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 कितना हो गया, 135 डिग्री। यस और नो? तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, √2k लैम्डा बाय आर। सोचिए कितना टाइम लग रहा है यार इस ट्रिक के बाद। क्या इस प्रोफाइल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है क्या? आप सोचिए, अगर आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती। आपको इंडिविजुअली तीनों वायर की वजह से यहां कैलकुलेट करना होता, फिर उसके बाद आप उसका वेक्टर एडिशन करते और फिर रिजल्टेंट आता, फिर उसके बाद एंगल आता। आज ये सब नहीं करना है। आज देखते ही समझ आ रहा है भैया, जो भी फील्ड होगा वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होगा। टोटल एंगल 270, आंसर आ चुका है। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप डेफिनेटली आज के वीडियो में कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। पक्का? डन? श्योर? तो आगे भी ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आपको 12th के टॉपिक्स में ऐसा कोई टॉपिक जहां पे आपको काफी चैलेंज फेस हो रहा है, जहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें आइडिया लगे कि किन टॉपिक्स की डिमांड ज्यादा है, जिससे हम ये डिसाइड कर पाएं कि किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनाना है और किस पर नहीं बनाना है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में।